नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। एजेंडा में बात करेंगे उस घटनाक्रम की जिसने बिहार की राजनीति में नई गर्मी पैदा कर दी है। एक हफ्ते पहले पटना के गांधी मैदान से वक्फ बिल के खिलाफ हुंकार भरी जाती है। आरजेडी द्वारा एक नए राजनीतिक ध्रुवीकरण की पटकथा लिखी जाती है और उसके जवाब में बीजेपी भी पटना के गांधी मैदान में सनातन महाकुंभ कराती है। यहाँ शंखनाद तो होता है सनातन धर्म के लिए, राष्ट्र धर्म की भी बात होती है, समाज और संस्कृति की रक्षा का आह्वान भी होता है, लेकिन संतों के मुख से कुछ ऐसी वाणी भी निकलती है जिनका इशारा बिहार चुनाव की तरफ होता है। तो सवाल यह है कि क्या एनडीए की तरफ से सनातन महाकुंभ के जरिए राज्य के 80% हिंदू वोट को एकजुट करने की रणनीति शुरू हो गई है? इस कवायद के बीच सवाल यह भी है कि क्या बिहार में इस बार MY फैक्टर काम करेगा या बटेगा? क्या जातीय समीकरणों की जगह अब धार्मिक समीकरण आने वाले चुनाव की दिशा तय करेंगे? इसी पर हम विस्तार से करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। पटना के गांधी मैदान में आयोजित सनातन महाकुंभ ने न सिर्फ धार्मिक ऊर्जा फैलाई बल्कि सियासी हलकों में भी गर्मी बढ़ा दी है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या यह आयोजन केवल आध्यात्मिक है या इसके पीछे कोई रणनीतिक राजनीतिक उद्देश्य छिपा है? क्या इसके जरिए हिंदू वोटर को एकजुट करने की कोशिश हो रही है? और क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में बटा हुआ हिंदू वोट एक तरफा रहने वाला है? इस धार्मिक मंच से धर्मगुरुओं ने समाज, संस्कृति और राष्ट्र धर्म की बात की, लेकिन इशारा साफ समझा जा सकता है। हमारा एक भी सपना है, भगवा ये हिंद होना चाहिए। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा, क्योंकि मैं हिंदू हूँ, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। हम किसी भी पार्टी के नहीं हैं, जिस पार्टी में हिंदू है हम उस पार्टी के हैं। जब तक रुकेंगे नहीं, जब तक झुकेंगे नहीं, चाहे जितना विरोध कर लो हमारा, कितनी भी गालियां बदलो, कितने भी नारेबाजी कर लो, हम हिंदुओं को जोड़ करके रहेंगे। और आज एक और घोषणा कर रहे हैं, चुनाव के पहले नहीं, चुनाव के बाद, ताकि लोगों को ये ना लगे कि हम राजनीति में आ रहे हैं। चुनाव के बाद बिहार में भी पदयात्रा करेंगे। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा, याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष महाभीषण होगा। लोगों को बता दीजिए, राम विरोधी, राष्ट्र विरोधी और हिंदू विरोधियों को हम कभी भी सत्ता नहीं देंगे। सत्ता उसी को मिलेगी भगवान श्री राम पर विश्वास करेगा। बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और सनातन महाकुंभ का समय और स्थान दोनों ही बेहद सोच समझकर तय किए गए लगते हैं। महाकुंभ से निकली संत वाणी पर बीजेपी और जेडीयू ने अपने तरीके से प्रतिक्रिया दी है। और ये व्यक्ति न अपने गरीबी जाति के प्रति, अपने को जादव घोषित कर करके वोट की राजनीति में जादव को भी बरगलाते हैं, और न अपने धर्म के प्रति नवरात्रा में मांस खाएंगे, कुंभ को आलतू फालतू कहेंगे, तजिया का ढोल बजाएंगे घर के अंदर बुला के। अरे कौन सा संस्कार है आपके पास? देश डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलता है और हमारे पुरखों का जो ज्ञान था वो इस देश की विविधता में एकता का प्रतीक रहा है। धर्म धारण करने का चीज है और यही कारण है कि सनातन धर्म की प्राचीन परंपरा है नाथ संप्रदाय, जो गोरखनाथ का मंदिर है गोरखपुर में, वहाँ या उस नाथ परंपरा को मानने वाले लोग रमज़ान के महीने में 5 बार मोहम्मद बोध पढ़ा जाता है। राम तो रहीम है, अल्लाह तो बिस्मिल्लाह है, नाक तो कबर है। एक हफ्ते पहले ही इसी गांधी मैदान में
आरजेडी ने वक्फ बिल के खिलाफ हुंकार भरी थी। संदेश साफ था, आरजेडी और इंडिया गठबंधन की पार्टियां इस मुद्दे को लेकर मुस्लिम वोट बैंक को लुभाना चाहती हैं। उत्तर से दक्षिण हिंदुस्तान की सरजमीन का हर एक इंच और इतिहास, हर पन्ना छीन कर इस बात की गवाही देता है, हमारे स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में चाहे हिंदू हो, मुसलमान, सिख हो, ईसाई, सब लोगों ने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने का काम किया था। ये देश किसी के बाप का देश नहीं है, ये हम सबों का देश है। आपके जमीनों को छीना जा रहा है, अब भाजपा सत्ता से जाने वाली है। दरअसल बिहार की राजनीति में मुस्लिम वोट हमेशा निर्णायक भूमिका निभाता रहा है, लेकिन 2025 के चुनावों को लेकर ये बड़ा सवाल है कि क्या मुस्लिम वोट एक तरफा रहेगा या बटेगा। अभी तक आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस और अन्य को मुस्लिम समुदाय का बड़ा समर्थन मिलता रहा है, लेकिन एआईएमआईएम जैसी पार्टियों की सक्रियता ने कुछ क्षेत्रों में वोटों का विभाजन भी किया है। ऐसी लगभग 58 सीटें हैं जिन पर एआईएमआईएम मुस्लिम वोटों का बंटवारा कर सकती है। क्योंकि महागठबंधन के लिए एआईएमआईएम अछूत है, इसलिए इसके गठबंधन में शामिल होने की संभावना लगभग खत्म हो चुकी है। और अगर हमने प्रपोजल दिया है तो एमआईएम की कमजोरी नहीं समझी जाए, बल्कि एमआईएम ने एक लार्जर इंटरेस्ट के लिए, राज्य के इंटरेस्ट के लिए हमने ये प्रपोजल दिया है। अगर वो इसको स्वीकार नहीं करते हैं तो अकेले लड़ने से हमें कोई नहीं रोक सकता, लेकिन हम अकेले भी क्यों लड़ेंगे, हम थर्ड ऑप्शन बनाने का प्रयास कर रहे हैं, मेरा एक्सरसाइज चल रहा है। यानी चुनाव में यही राजनीतिक हालात रहे तो मुस्लिम वोटर्स का 5 से 6 हिस्सों में बंटना तय है। आरजेडी का मुस्लिम यादव मतलब एमवाई वोट बैंक लगभग 31% है, लेकिन इस वोट बैंक में भारी सेंधमारी की तैयारी दिख रही है, क्योंकि चिराग पासवान एनडीए में तो हैं, लेकिन उनकी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। उधर आम आदमी पार्टी भी बिहार में अकेले चुनाव लड़ेगी। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज भी ताल ठोक रही है। सवाल यही है, क्या इस बार 31% मुस्लिम यादव वोट एक तरफा जाएगा? आइए अब बिहार का जातिगत वोट गणित भी समझ लेते हैं। बिहार में कुल वोटर की संख्या लगभग 7 करोड़ 80 लाख है। पुरुष वोटर लगभग 4 करोड़ 2 लाख है। महिला वोटर लगभग 3 करोड़ 72 लाख है। मुस्लिम मतदाता लगभग 17% है। ईसाई, सिख और अन्य लगभग 1%। हिंदू मतदाता लगभग 82% है। यादव, ओबीसी लगभग 14 से 15%। कुर्मी, कुशवाहा, अन्य ओबीसी लगभग 27 से 30%। दलित एससी लगभग 15 से 16%। ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार और अन्य लगभग 12 से 13%। बिहार की सियासत अब जाति से आगे बढ़कर धर्म के अखाड़े में उतरती दिख रही है। गांधी मैदान की धरती पर एक हफ्ते के भीतर 2 विपरीत ध्रुव खिंचते हैं। एक तरफ वक्फ बिल के बहाने मुस्लिम वोट को साधने की कोशिश, तो दूसरी ओर सनातन के शंखनाद के जरिए बहुसंख्यक वोटों को एकजुट करने की रणनीति। यह तय है कि आने वाले चुनाव सिर्फ जातीय समीकरणों पर नहीं, बल्कि धार्मिक और वैचारिक सिद्धांतों पर भी लड़े जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि धर्म की यह राजनीति समाज को जोड़ने का काम करेगी या और ज्यादा ध्रुवीकरण को जन्म देगी। विजय नंदन, स्वदेश न्यूज। तो बिहार में अब सनातन का सहारा है और क्या जाति से किनारा है, ये एक क्वेश्चन मार्क जैसा तो है, क्योंकि सनातन को लेके कितनी चीजें हुई हैं और जातिगत समीकरण यहाँ कितने प्रभावी होते थे, उसके बाद क्या कुछ किया जा रहा है, ये कई सारी अहम बातें हैं जिन्हें अब समझने की जरूरत है। हम सीधे चर्चा पर चलते हैं। इस बार आखिरकार क्या बहुत प्रभावी होगा? कई मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे गौरव मिश्रा। गौरव जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे जावेद खान। जावेद जी, आपका भी बहुत स्वागत है।
आरजेडी का पक्ष रखेंगे अब से कुछ देर में संजय सिंह यादव। संजय जी का भी स्वागत है, फिलहाल हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। जेडीयू का पक्ष रखेंगे विमलेंदु राय। विमलेंदु जी आपका भी बहुत स्वागत है। जनसुराज का पक्ष रखेंगे मनोज कुमार बैठा। मनोज जी आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक हैं प्रियदर्शी रंजन। प्रियदर्शी जी आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले, अब संजय जी हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। विमलेंदु जी पहले आपसे, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी आवाज आ रही है आपकी। हाँ विमलेंदु जी, बहुत जो लाइन है, जो कुछ हो रहा है बिहार में, क्योंकि इलेक्शन है, हर दिन एक दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, नज़दीक ये चुनाव बड़ी तेजी से चले आ रहे हैं। हमेशा कहा जाता है जातिगत समीकरण प्रभावी होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये जो धर्म की बात निकल चली है, वफ़ की बात निकली, वफ़ के बाद फिर धर्म पर आ गए, फिर लगातार जिस तरीके से अभी कई पीठाधीश्वर को भी हमने सुना, ये जो बातें आ रही हैं, कैसे इस बार बिहार के इलेक्शन को जेडीयू निकालेगा? जातिगत समीकरण काम करेंगे, विकास काम करेगा, या फिर धर्म काम करेगा? देखिए नीतीश जी सबके हैं। यह बात पिछले 20 साल में नीतीश जी ने जो काम किया है उस काम से ये प्रदर्शित हुआ है। नीतीश जी किसी धर्म, किसी संप्रदाय, किसी एक व्यक्ति विशेष के नहीं हैं। नीतीश जी पूरे बिहार के हैं और इसलिए माननीय नीतीश कुमार जी पिछले 20 साल से बिहार के चहेते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। धर्म के चश्मे से जो लोग देख रहे हैं बिहार की राजनीति को, वो हमेशा गलत साबित हो रहे हैं। पिछले विगत के 20 सालों का जो मेरा अनुभव है, जो हम लोगों ने देखा है, वो यही देखा है कि धर्म के चश्मे से ही आप बिहार की राजनीति को नहीं देख सकते, या जाति के चश्मे से आप बिहार की राजनीति को नहीं देख सकते। जो लोग देख रहे हैं वही लोग सत्ता के बाहर हैं। हमने तो सबका साथ, सबका विकास और बिहार में न्याय के साथ विकास, ये दो मुद्दों को, दो चीजों को लेकर आज डबल इंजन की सरकार चल रही है। किसी एक धर्म विशेष को ऐसा नहीं है कि यहाँ प्रश्रय दिया जा रहा है, या ऐसा नहीं है कि किसी धर्म विशेष के खिलाफ कोई काम किया जा रहा है। सबको एक समान नजरिए से देखा जा रहा है। इसीलिए हम लोग इतने अस्थायित्व के साथ, पूरी क्षमता के साथ जो है वह चुनाव के मैदान में रहते हैं। जाति जनता दल यूनाइटेड के लिए कोई मुद्दा नहीं है। हाँ, निश्चित रूप से आरजेडी के लिए जो है वह जाति एक बड़ा मुद्दा है, धर्म उनके लिए बड़ा मुद्दा है। हमारे लिए धर्म कोई मुद्दा नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि वक्फ बोर्ड के जो विरोध में रैलियां हो रही हैं, उस रैलियों में जो है वह आरजेडी के लोग बढ़ चढ़ कर जो है वह पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं। धर्म किसी का अपना व्यक्तिगत मामला है, लेकिन आप अगर हिंदू नहीं हैं तो आप अगर मुस्लिम कम्युनिटी के कार्यक्रमों में जा रहे हैं और आप एक राजनीतिक दल के लोग हैं, तो निश्चित रूप से यह उंगली उठती है कि आप उस धर्म विशेष को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, जबकि आपकी अपनी आस्था, अपनी व्यक्तिगत आस्था जो है वह किसी और धर्म के साथ है। तो माननीय नीतीश कुमार जी ने शुरू में ही कहा कि टोपी पहन के जो है वह आप अपनी जो है वह धर्म को, या चंदन टीका लगाकर, तिलक लगाकर आप अपनी धर्म और निष्ठा को दिखाने की, प्रदर्शित करने की जरूरत नहीं है। इसलिए जनता दल यूनाइटेड के जितने भी साथी हैं, हम सभी समाजवादी सिद्धांत से बिहार को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्पित हैं और उसी पर हम लोग काम कर रहे हैं। जो भी जातिगत चश्मा या धर्म का चश्मा है वह सिर्फ आरजेडी के पास है, कांग्रेस के पास है। हम एनडीए के सभी साथी सबका साथ, सबका विकास और न्याय के साथ, विकास के साथ जो है वो बिहार को आगे ले जा रहे हैं। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। गौरव जी मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ गौरव जी, जेडीयू तो कह रही है कि हम विकास की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी कहती है हम विकास की बात करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्या सनातन से बिल्कुल पीछा छुड़ा लिया? सनातन की बात नहीं हो रही है। मेरा पूछने का आशय सिर्फ इतना सा है कि लगातार जो पीठाधीश्वर है उनकी बातों को देख लीजिए, जो रैलियों में बातें की जा रही हैं उनको सुन लीजिए, तो ऐसा लगता है कि ये तो हम सब जानते हैं भाई, जातिगत समीकरण जो होते हैं ये तो हमेशा प्रभावी होते हैं, लेकिन जिस तरीके से धर्म की भी बात की जा रही है और लगातार जो बातें उठाई जा रही हैं, उसका कितना इंपैक्ट होगा? भारतीय जनता पार्टी कैसे इस इलेक्शन को आगे निकालेगी बिहार में? राखी जी, देखिए बिहार की जहां तक बात है, बिहार को जंगल राज से आज विकास के पटरी पर अगर कोई लाया है तो भारतीय जनता पार्टी, जदयू की, एनडीए की सरकार ही लेकर के आई है। और जो एक तांडव बिहार में हुआ करता था, अपराध का, अपहरण का, डकैती का, छिनैती और फिरौती का, वो सारा खेल सारा खत्म हो चुका है वहां पर। जहां तक धर्म की बात है, जहां तक सनातन की बात है, तो देखिए इस देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था
और हिंदू धर्म ही दुनिया में एकमात्र शाश्वत धर्म है, बाकी तो रिलीजन है, बाकी तो एकेश्वरवादी हैं, और उसी आधार पर उसको एक इंस्ट्रूमेंट बनाकर सभ्यताओं को समाप्त किया गया, राष्ट्रों को खत्म किया गया। और भारत में हिंदू धर्म के ऊपर, सनातन के ऊपर जो खतरा आसन्न है, जो दिखाई दे रहा है, और विपक्ष जिस तरीके से हमलावर है, चाहे वो भाषा के नाम पर हो, चाहे वो सनातन को का संहार करने के नाम पर बयान आते हो, रामचरितमानस का अपमान करने के नाम पर कृत्य आते हो, दुष्कृत्य आते हो, या फिर हिंदू धर्म में जो जातियां हैं उनके आधार पर जो एक पॉकेट्स, पावर पॉकेट्स बना करके अपनी पॉलिटिक्स करने वाले दल हैं, चाहे वो राजद है बिहार के अंदर, या फिर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, तो इन इस तरह के दलों ने हिंदू धर्म के विभाजन का जैसे ठेका ले लिया है। किसी भी तरह से जाति जाति में बांटो, उपजाति में बांटो और नफरत की राजनीति फैला करके इनको टुकड़ों में रखो। आज जब धर्मगुरु वहां पहुंच करके किसकी बात कर रहे हैं? सनातन की ही तो बात कर रहे हैं। और ये सनातन समुद्र समान है, और सनातन की ही विचारधारा से सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास की अवधारणा निकलती है। और उसी आधार पर देश 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था दुनिया में बना है, और इसके पराक्रम को भी दुनिया ने देखा है अभी सिंदूर ऑपरेशन में। तो इसलिए मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि किस तरह से एक तरफ तलवे चाट रहे हैं मुस्लिम वोट बैंक के आगे राजद के नेता अपने घर में ताजिया को बुला करके और उसके सामने पूजा कर रहे हैं। तो क्या मस्जिदों में पूजा होती है? क्या ताजिए के साथ पूजा की जाती है क्या? मुझे यह बताएं। तो क्यों अपने आप को उस स्तर तक ले जा रहे हैं जिस स्तर पर जाकर के ये साफ और स्पष्ट समझ में आता है कि ये सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। और वहीं धर्मगुरु अगर सबको एक करने की बात कर रहे हैं, जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो इनको बुरा लग रहा है। उसी बिहार के अंदर में तमाम रोहिंग्या बांग्लादेशियों को अवैध तरीके से शहरों में बसा दिया गया। आज उनका सभी शहरों का हालात यह है कि इतनी बड़ी संख्या में उनको बसाया गया, उनको वोटर बनाया गया है। आज अगर उसका प्यूरिफिकेशन हो रहा है तो आज परेशानी इनको हो रही है, इनको दर्द हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये प्रक्रिया है, ये चलती रहेगी, लेकिन बिहार की जनता विकास के साथ रहेगी और धर्मानुकूल शासन वहां पर होगा। इसमें किसी प्रकार का कोई भ्रम मुझे नहीं लगता है कि किसी को रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, वापस आऊंगी। जावेद जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी, सुन रहा हूं। जावेद जी, मैंने 2-3 बातें सुनी है। देखिए, यदि भारतीय जनता पार्टी या जेडीयू कहती है, जेडीयू विकास की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि यदि कोई धर्मगुरु एकता लाने की बात करते हैं, एक होने की बात करते हैं, तो कोई बुराई नहीं है। हाँ, बिल्कुल कोई बुराई नहीं है। दूसरी तरफ आरोप इसलिए मढ़ा जाता है कांग्रेस पर या आरजेडी पर, तो आरजेडी से मैं प्रश्न करूंगी, लेकिन एक बात और इस चर्चा में अभी तक 2 लोगों ने अपनी बात रखी, उनमें ये बात आई है कि जाति का वर्गीकरण, धर्म का वर्गीकरण, तुष्टीकरण, ये सब कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आरजेडी इनके खाते में जाना चाहिए कि आप लोग ये सारी चीजें करते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बिहार के इलेक्शन में इस वक्त जो चीजें हो रही हैं, सारे रंग तो दिख रहे हैं। मुझे तो सनातन भी दिख रहा है, मुझे धर्म भी दिख रहा है, मुझे और भी चीजें दिख रही हैं। तो इन्हीं सब की बदौलत होगा या विकास की या मुद्दों की जो बात करेगा उस पर इलेक्शन होगा? कांग्रेस की क्या स्ट्रैटेजी? नमस्कार राखी जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को, साथ ही मीडिया पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। देखिए, मैंने अभी जेडीयू के प्रवक्ता को भी सुना, मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को भी सुना, उससे पहले जेडीयू के नेता का बयान सुना, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का बयान सुना। ये दोनों, ये अलायंस है और एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन देखिए, विचारधारा में कितना अंतर है, जमीन और आसमान का फर्क आ गया है। पर लेकिन मजबूरी है, सत्ता की लालच है कि हमें एक रहना पड़ेगा क्योंकि हमें सत्ता चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का नेता कहता है कि क्या हमारी संस्कृति में है कि मुहर्रम का जुलूस को आप अपने घर बुलाएं, और वही जेडीयू का नेता कहता है कि हम तो सबको लेकर के चलने वाले लोग हैं। एक तरफ मध्य प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री कहता है कि संविधान से समाजवाद को हटा देना चाहिए, धर्मनिरपेक्षता को हटा देना चाहिए। वहीं अभी जेडीयू का प्रवक्ता कहता है हम तो समाजवादी लोग हैं, समाजवादी विचारधारा से चलने वाले लोग हैं। मतलब देखिए, दोनों पार्टी के नेताओं की विचारधारा एक उत्तर है तो दूसरी दक्षिण है, लेकिन साथ है। तो इससे तो स्पष्ट है बिहार की जनता भी ये चीज समझ रही है कि सिर्फ सत्ता के लिए ये एक साथ है, उससे ज्यादा इनका और कहीं पर कोई भी सरोकार नहीं है, ना बिहार की जनता से है ना बिहार के लोगों से है। दूसरी बात आपने कही कांग्रेस की, कांग्रेस का क्या स्टैंड है? भाई, कांग्रेस लगातार देश के मूल मुद्दों को लेकर के
चुनाव लड़ रही है और यहाँ पर भी बिहार में हम उन्हीं मूल मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा, पहले राहुल गांधी जी ने कहा था कि आज देश में दो भारत बन चुका है, एक अमीरों का भारत जो अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, दूसरे गरीबों का भारत जो गरीब और गरीब होते जा रहा है। कुछ लोगों के पास में आज पूरा केंद्रीकरण हो चुका है पैसों का, धन का, और वही चीज आज इन्हीं के मंत्री नितिन गडकरी भी दोहरा रहे हैं। तो हम तो मुद्दे की बात कर रहे हैं, मुद्दों पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। तीसरा एक और बात मैं कहूंगा, आपने कहा हमसे वर्गीकरण जातियों का। भाई जिसने सभा बुलाई, जहां वो धर्म गुरु थे, धर्म में जो वर्गीकरण है वो तो उन्होंने ही करके रखा हुआ है, 4 वर्णों में बांट करके रखा है। आपने अभी देखा किस तरह से एक कथावाचक यादव निकल गए तो उनके सर को मूंड दिया गया, उनके ऊपर पेशाब कर दिया गया। वहां कौन सा नेता गया था? वहां तो इन्हीं के ही लोग थे। और आज एक शंकराचार्य भी मीडिया में आकर के वही बयान देते हैं कि भाई जो बने हैं सिद्धांत उसी पे चलना पड़ेगा। तो धर्म की राजनीति और धर्म में वर्णों की राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब चौथी बात पे मैं आता हूं, जो वक्फ बिल को लेकर के गांधी मैदान में बड़ी सभा हुई। वक्फ बिल को लेकर के गांधी मैदान में जो सभा हुई, अभी जेडीयू के नेता ने भी कहा कि जहां वक्फ बिल को लेकर के सभाएं हो रही है, जेडीयू के नेता भी जा रहे हैं उसमें। मतलब जेडीयू भी मानती है कि वक्फ बिल जो संशोधन हुआ है वो गलत हुआ है। नहीं, आपने कहा, आपने अभी कहा हमारे नेता भी जा रहे हैं, जहां पर गलत है, जहां पर गलत हुआ है वहां पर हम जा रहे हैं। दूसरी बात, गलत नहीं हुआ है। दूसरी वक्फ बोर्ड के तो साथ थे हम लोग, जावेद जी, उस पे तो हमने वोटिंग किया वक्फ बोर्ड के समर्थन में। नहीं तो अच्छा, आपने वोटिंग किया? सुनिए आपने, अच्छा मेरी बात का जवाब दे दीजिए। गांधी मैदान में तेजस्वी जी गए, लाखों की संख्या, सुनिए, गांधी मैदान में लाखों की संख्या में वक्फ बोर्ड के विरोध में मुस्लिम वहां पर है। आप तो कह रहे हैं ना नीतीश सबके हैं, तो नीतीश बाबू वहां के बिहार के मुसलमानों को, या हाँ, तो बिहार के मुसलमानों को नीतीश जी कैसे नहीं विश्वास दिला पा रहे कि ये वक्फ बिल जो है, ये वक्फ बिल जो है आपके पक्ष में है। ये भारतीय जनता पार्टी के मन में कोई मैल नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी आपके लिए लेकर के आई है। ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी आपके लिए लेकर के आए हैं। करना चाहिए तो वो विरोध कर रहा है, इसमें क्या हम किसी को रोके? हम प्रायोजित नहीं कर रहे ना। नहीं, आप मुझे बताइए ना, अभी एक बात बताइए। हमने तो कर दिया, नहीं ठीक है। विमलेंदु जी मेरी बात सुनिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए विमलेंदु जी। मेरे एक सवाल का सर एक करके बोलिए प्लीज, ना तो ऐसे यदि बात करेंगे तो ना वो आपको सुन पाएंगे ना आप उनको आंसर कर पाएंगे। राखी जी एक करके प्लीज बोलिए। मेरे एक सवाल का जवाब विमलेंदु जी दे दे, मैं फिर उनको कुछ नहीं बोलूंगा। बोलिए। शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि समाजवाद हट जाना चाहिए हमारे संविधान के पन्नों से। क्या उससे इत्तेफाक रखते हैं? ये अभी इन्होंने कहा हम समाजवादी लोग हैं। हम कैसे इत्तेफाक हटाना चाहते हैं? पार्टी जिस मूल सिद्धांत से जन्म ली, लोहिया के सिद्धांत, जयप्रकाश नारायण के सिद्धांत के साथ अगर हमारी पार्टी ने जन्म लिया, हमारे नेता लोहिया, कर्पूरी ठाकुर और जयप्रकाश नारायण के सिद्धांतों के साथ चल रहे हैं, समाजवाद को ही आदमी करके हम अपनी पार्टी को लेकर चल रहे हैं, तो हम किसी दूसरी पार्टी के राय विचार विमर्श और उनके निर्णयों में समर्थन और सहयोग तो तब देंगे जब सदन में उसकी चर्चा होगी। कोई बयान देना, किसी पार्टी के प्रवक्ता ने बयान दिया, अरे भाई लगातार अरे भैया लगातार। ठीक है, चलिए 1 मिनट। अब ये विषय नहीं था। हम बिहार में सनातन के सहारे और जाति के किनारे की बात कर रहे हैं, हम वापस नहीं आ जाते। ठीक है जावेद जी 1 सेकेंड, जावेद जी 1 मिनट रुकिए प्लीज। लोकतंत्र की हत्या हमें लगता है, लोकतंत्र। विमलेंदु जी और जावेद जी प्लीज 1 मिनट रुक जाइए। गलत बात है सर, ऑडियो बंद कराना पड़ेगा, अच्छा नहीं लगता है। मत
बात करिए। आप जैसे लोगों को सत्ता से बाहर रखकर लोग संजय जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? ठीक है विमलेंदु जी, प्लीज एक मिनट। देश को खत्म करने राखी जी आपकी आवाज पहुंच रही है। हाँ संजय जी, क्या है ये? जेडीयू कह रही है कि आप लोग धर्म की राजनीति करेंगे, आप ही लोग बंटवारे की राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण भी आप ही कर देते हैं, सब कुछ आप, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, आप सब लोग ये मिलकर करते हैं। जो गठबंधन वाले लोग हैं, दूसरी तरफ महागठबंधन की यदि मैं बात करूं, इंडिया ब्लॉक की यदि मैं बात करूं, आप सब लोग ये सब करते हैं। लेकिन बिहार का सिनेरियो तो कुछ और ही दिख रहा है सर। यहाँ तो एक होने की बात भी हो रही है और जातिगत समीकरण तो इफेक्टिव होते ही हैं, धर्म भी दिखने लगा। अब धर्म की राजनीति भी चलेगी क्या बिहार में? देखिए राखी जी, जब जब किसी भी प्रदेश में चुनाव आता है तो भाजपा वाले अपना धार्मिक एजेंडा को आगे कर देते हैं। तो ये भाजपा का तो मूल मंत्र है कि धार्मिक को आगे करके राजनीति करते हैं। कल ही जो गांधी मैदान में सभा हुई सनातन धर्म की, तो वो ठीक बात है कि लोग अपने अपने धर्म की रक्षा करें, अपने अपने धर्म को माने, लेकिन उसके पीछे का एजेंडा राजनीति हो तो ये दुर्भाग्य की बात है। और रहा समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है, इंडिया ब्लॉक का गठबंधन है, तो हम लोग तो सब इंडिया गठबंधन वाले धर्मनिरपेक्षता की राजनीति करते ही करते हैं। हम तो सभी धर्म का आदर करते हैं। असल राष्ट्रवादी तो इंडिया ब्लॉक के पार्टी के लोग हैं। राष्ट्रवादी हम तो सभी धर्मों को साथ लेकर के चलने वाले हैं राखी जी। और चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब का आदर करते हैं और सभी वर्गों की जनता, सभी जातियों की जनता का भी आदर करते हैं। ये भेद विभेद की बात तो ये बीजेपी वाले करते हैं। और जदयू के नेता भी जो हैं, जदयू पार्टी भी, वो इंडिया ब्लॉक के ही विचारधारा की पार्टी है। लेकिन है क्या कि इसे सत्ता का लालच है बिहार में, तो ये अपने विचारधारा के साथ समझौता करके भाजपा के साथ चले जाते हैं। और भाजपा क्या नहीं करती है, वो तो जम्मू कश्मीर में आपने पहले देखा है कि बीजेपी सत्ता के लालच में वो तो पीडीपी के साथ भी गठबंधन करती है, जिसे वो आतंकवादियों को शरण देने वाली पार्टी कहती थी। तो सत्ता जैसे भी हासिल हो भाजपा को, भाजपा सत्ता हासिल करने के लिए सारे कुकर्म करती है, लेकिन दोष दूसरी पार्टियों पर मरती है। यही भाजपा का चरित्र और चिंतन है। चलिए संजय जी, वापस आऊंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आप सब लोग ना एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने की बात कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। चीज़ों को समझना पड़ेगा कि असल में क्या इफेक्ट है बिहार में और क्या चीज़ें काम करेंगी। क्या बातों से आता है, क्या बयानों से आता है, क्या धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं, क्या जगत गुरु शंकराचार्य जो कह रहे थे उन्होंने क्या कहा, और राजनीतिक दल क्या कह रहे हैं, सब चीज़ों को यदि हम मिलाकर देखें, ओवरऑल जनता तो है ना बिहार के, निर्णय तो उन्हें देना, तो वो तो सारे फैक्टर्स को समझते हैं। खैर मनोज जी, अब वापस आऊंगी, एक सेकंड रुकिए सर, सबकी प्रतिक्रिया एक एक बार आ जाने दीजिए, मैं दोबारा से समय दूंगी। मनोज जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूं आपको। मनोज जी, कौन सा फैक्टर काम करेगा? मतलब क्योंकि जनसुराज भी पूरी ताकत के साथ इस बार इलेक्शन में है, कई सारे लोग और आपके साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। आज भी मैंने बड़ा एक अपडेट देखा कि कई जो फेमस हैं, कई ऐसे बड़े यूट्यूबर्स हैं जो आपके साथ शामिल हो रहे हैं। मुझे लगता है बहुत सारी चीजें काम करती हैं। जनसुराज किस चीज को लेकर चल रही है जो उसका साथ देगी इस इलेक्शन में? बिहार में अब तक दो चीजों पर राजनीति होती आई है, धर्म के नाम पे और जाति के नाम पे। जो दोनों लोग एनडीए और महागठबंधन बात कर रहे हैं, विभिन्न तरीकों से घुमाने वाली बात है। जनता 35 सालों से देख चुकी है कि इन लोगों के प्रयास के बावजूद भी बिहार पिछले पैदान पे है। एक ही पार्टी है जनसुराज, जो बिहार के मुद्दों को गहराई से समझ रही है और इससे निकला कैसे जाए उसका रास्ता भी बता रही है, वो जनसुराज है। यही कारण है कि बहुत सारे लोग जो दूसरे पार्टियां में थे, उन पार्टियों के जो विचारधारा, उन पार्टियों का जो अप्रोच है, उससे उब चुके हैं और जनसुराज का दामन थाप रहे हैं, क्योंकि उनको एक दर्द है बिहार के प्रति, जो बिहार पिछड़ापन है। अभी देखिए मामले आए कि महाराष्ट्र में मराठी नाम बोलने की वजह से लोगों को मारा पीटा जा रहा है। ये दर्द है, इस दर्द को हम लोग जनसुराज के लोग उठा रहे हैं। जैसे जदयू के प्रवक्ता बोल रहे थे कि नीतीश बाबू सबके हैं, हम मानते हैं कि नीतीश बाबू सबके हैं, इसीलिए तो कभी महागठबंधन के साथ, आरजेडी के साथ, कभी भाजपा के साथ, कभी भाजपा के साथ, कभी आरजेडी के साथ,
इनका जो समाजवाद का सिद्धांत है वो खत्म सा हो गया है, समाजवादी सिद्धांत से निकले हुए पार्टी खत्म सा हो गया है। और बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास करके बात कर रहे हैं, लेकिन जब भी चुनाव होता है एक सनातन समागम कम हो जाएगा, कोई धार्मिक क्रिएट करेंगे ताकि लोगों को पोलराइज किया जाए, वो मुद्दों की बात नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि बिहार में जो चीजें होनी चाहिए वो नहीं हुआ। अभी आएंगे मोदी जी, आए थे बिहार में क्या बात करके गए? 5 किलो अनाज की बात कर गए, ट्रेन चलाने की बात कर रहे हैं, श्रमिक भेजने की बात कर गए, इंडस्ट्री की बात नहीं किए, फैक्ट्री बढ़ाने की बात नहीं किए। अब हम लोग जन सुराज के लोग यही बात कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, डेटा को बता रहे हैं कि भाई अब तक आपको इन लोगों ने जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे कैसे आपको ठगा है, इस बार आपको ठगना नहीं है। ये लोग जो बोलते हैं कि मेरे आदमी तो आपके आदमी पोलराइज करने से, आप पोलराइज करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब नया जनरेशन है, नया जनरेशन नई तरीके से सोचती है, उसको रोजगार चाहिए, उसको सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा चाहिए। पुराना जमाना गया कि एक जाति के नाम पे सारे लोग खड़े हो जाएंगे और एक नेता बनता था वो अरबपति करोड़पति बन गया। अब बाकी जो उनका झोला ढोते थे, आज भी जाके उनकी चीज देखिए, उनके बच्चों को नौकरी तक नहीं मिली है। ये बात बिहार की जनता समझ चुकी है और ये समझ करके वो इस बार जन सुराज के साथ जुड़ रही है। यही कारण है कि बाकी जो विपक्षी दल है जन सुराज से पहले तो ये विकल्प भी नहीं मानते थे कि जन सुराज कौन सी पार्टी है। आप ये स्वीकार करने लगे कि जन सुराज एक विकल्प के रूप में, मजबूत विकल्प के रूप में सबके समक्ष आ रहे हैं। अभी 3-4 महीने चुनाव के हैं, 4 महीने में चुनाव में देखिएगा, सर्वे कराइए कि जन सुराज का ग्राफ कहां पहुंच जाएगा। और इनकी जो गोल गोल बातें हैं, ठगने वाली बातें हैं, हिंदू मुस्लिम और जाति पात करने वाले को लोग पीछे छोड़ करके बिहार के विकास के लिए, बिहार के उत्थान के लिए, बिहार के सम्मान के लिए सब बिहारी एक होकर के जन सुराज का साथ देंगे, बिहार बदलाव का साथ देंगे। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। प्रियदर्शी जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूं। प्रियदर्शी जी, 2 सवाल हैं। पहला तो ये कि क्या वाकई ऐसा माना जाए कि बिहार में अब सनातन का सहारा है और जाति से किनारा दिख रहा है? पहली बात, क्या आपको भी ऐसा लगता है? दूसरी चीज ये है, 31% जो बात की जा रही थी MY वोटर्स की, क्या ये वाकई एक तरफ जाएंगे? क्योंकि अभी फिलहाल जनसुराज की हम बात कर लें, AIMIM की हम बात कर लें, या वफ को लेकर और जो बातें कही जा रही हैं उस फैक्टर की बात कर लें, क्या सबसे ज्यादा आपको प्रभावी दिखता है? क्या ये इलेक्शन किसी एक दल की तरफ एक तरफा होता हुआ दिख रहा है, या बिहार में इस बार पेंच फंसेगा? किसी दल के तरफ एक तरफा तो इस चुनाव को नहीं माना जाएगा। अभी की जो परिस्थितियां हैं उसमें एक तरफा नहीं, हाँ मुकाबला है, 2 गठबंधनों के बीच मुकाबला है। इंडिया ब्लॉक, एनडीए को आप कह सकते हैं, एज दे सकते हैं, चूंकि अभी सरकार में है तो आपको मानना पड़ेगा कि उसका एज है। कोई भी जो सरकार में होता है उसको एज मिलता है, तो इस लिहाज से आप ये नहीं कह सकते हैं कि किसी एक पार्टी को एज है। मुकाबला है, कड़ा मुकाबला है। और दूसरी बात ये है कि जाति धर्म के नाम पर क्या पोलराइजेशन होगा बिहार में क्या पूरे देश में इसी नाम पर वोटिंग होता है? और आज से नहीं, पहले से हो रहा है। ये भ्रम है, इल्यूजन है। बार हर चुनाव से पहले विमर्श का विषय बन जाता है कि इस बार जाति आधारित वोटिंग हो रहा है, इस बार धर्म आधारित वोटिंग हो रहा है। हर बार चुनाव से पहले, चाहे किसी भी राज्य का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव भी हो या नगर निकाय का चुनाव हो, पंचायत का चुनाव हो, किसी भी राज्य में इस तरीके के चुनाव हो, जातीय कुलबंदी होती है। धर्म के आधार पर लोग एकजुट होते हैं। राजनीति में ये करने का सबसे बड़ा कोई माध्यम है आज की तारीख में, या जो भारत का लोकतांत्रिक इतिहास है उसमें धर्म एक बड़ा हिस्सा रहा है, जाति एक बड़ा हिस्सा रहा है। उसके नाम पर पोलराइजेशन होता है, वो भी हो रहा है। हाँ, ये बात ये है कि पहले इस्लाम में पहले फतवा जारी होता था, किसको वोट करना है। कई मुस्लिम संगठन फतवा जारी करते थे कि इसको वोट देना है, इसको वोट नहीं देना है। अब तो ये बातें इस तरीके से नहीं आती थी कि धर्म के नाम पर वोटिंग हो रहा है, धर्म के राजनीति में धर्म घुस रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी का माना जा रहा है, तथाकथित भारतीय जनता पार्टी का शो हो या ना हो, लेकिन कहा जा रहा है कि गांधी मैदान में जो सनातनी शो हुआ वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर हुआ, भारतीय जनता पार्टी के हित में हुआ। मैं मानता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि क्यों नहीं होना चाहिए। अगर कोई मुस्लिम संगठन के लोग किसी गांधी मैदान में वक्फ के नाम पर एकजुट हो रहे थे, टोपी लगा करके, तो कोई तिलक लगा करके भी उसी गांधी मैदान में एकजुट हो रहा है, तो क्या बुरा है इसमें? सभी को अपने धर्म की आवाज उठाने, भारत की धर्मनिरपेक्षता
धर्मनिरपेक्ष देश है ना, तो यहाँ तो सबको अधिकार है अपने धर्म का प्रचार करने का, प्रसार करने का, अपनी बातों को रखने का, अपने धर्म को संरक्षित करने का। सिर्फ किसी एक को तो यह अधिकार मिला नहीं है। यहाँ जो अधिकार बौद्धों को है, जो अधिकार जैनों को है, वही अधिकार मुसलमानों को और वही अधिकार हिंदुओं को भी है। तो अभी क्या होता था कि सिर्फ एक धर्म के लोग बहुत ज्यादा हावी होते थे राजनीतिक तौर पर, उनका दिखता था। अभी क्या है, दूसरे धर्म वाले भी लोग आ रहे हैं कि नहीं नहीं, हमारी भी इसी तरीके की बात है, हम भी इसी तरीके से हिस्सेदार हैं, हम भी इसी तरीके की रैलियां करेंगे, हम भी इसी तरीके के सभा और समारोह करेंगे। जो संविधान ने आपको हक दिया है, उसी संविधान ने हमको भी वही हक दिया है। तो ये मामला है, जाति से हट करके चुनाव न हुआ है, और जब तक कोई व्यवस्था आ नहीं जाती है तब तक मैं तो ये दावा कम से कम नहीं कर सकता कि जाति और धर्म से ऊपर कोई चुनाव होने वाला है। अन्य मुद्दों पर भी होता है, लेकिन जाति और धर्म की बड़ी हिस्सेदारी होती है। कोई पार्टी ये कह ले, कोई पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, मैं समीकरण की आज ऑलरेडी बात कर ली है। भारतीय जनता पार्टी भी कुछ जातियों को तवज्जो देती है ना, जनता दल यूनाइटेड में भी कुछ विशेष जातियों को विशेष तवज्जो है ना, सभी का अपना अपना खेमा बटा हुआ है अघोषित तौर पर। चूंकि दल ही संवैधानिक नहीं होते, दल का ही प्रावधान संविधान में नहीं है, तो ये किस तरीके से आका जाए कि किस जाति के लोग किधर है, किस दल में है, किस दल में नहीं है। सच्चाई यही है कि जातियों को छुपाया नहीं जा सकता है। सभी जाति के नाम पर वोट मांगते हैं और कहते हैं कि हम जाति तोड़ने वाले हैं। सभी धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं और कहते हैं कि हमें एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाना है। ये तो दोनों तरफ से उदाहरण आया है। मुमकिन है क्या इस तरीके से, जब आप धार्मिक सभाओं में भाग लेते हैं, हिस्सेदारी लेते हैं, मजहबी सम्मेलन में हिस्सेदार होते हैं, टोपी लगा करके जाते हैं, तिलक लगा करके जाते हैं, पगड़ी बांध करके जाते हैं, भिक्षु बन करके जाते हैं, वैसी स्थिति में क्या आप ये दावा कर सकते हैं, कोई कोड है आप दावा कर सकते हैं कि धर्मनिरपेक्ष इस तरीके से हम धर्मनिरपेक्ष बनाएंगे और ये धर्मनिरपेक्षता की तकाजा है? राजनीति में तो कोई नैतिकता अभी तक साबित नहीं हुई है जिसके आधार पर ये कहा जा सके ये तकाजा है, ये नैतिकता है जिसके आधार पर हम आपको धर्मनिरपेक्ष मानेंगे और हम आपको धर्मनिरपेक्ष नहीं मानेंगे। थेथोलॉजी के आधार पर ही तमाम तरह के दावे अभी तक चल रहे हैं। दोनों जो भी लोग कहते हो हम धर्मनिरपेक्ष है, वो कहते हैं हम धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन किस आधार पर कोई पैरामीटर है नहीं। वो पैरामीटर जब बन जाएगा तब पता चलेगा कि कौन कितना धर्मनिरपेक्ष है और कौन कितना धर्मनिरपेक्ष नहीं है। और जब तक ये तय नहीं हो जाता है, कोई नैतिकता का पैमाना नहीं बन जाता है, कोई मेजरमेंट नहीं आ जाता है, तब तक किसी भी, मैं नहीं मानता हूं कि किसी को किसी के ऊपर ये आरोप लगाने का अधिकार है कि वो धार्मिक है, वो मजहबी है। इस तरीके के आरोप से हो सकता है सियासी फायदा मिलता हो, तो सबको ये मिलना चाहिए, सबको ये अधिकार होना चाहिए। सभी इस तरीके से करें तो उस पर किसी और की ओर से आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हुआ गांधी मैदान में लोगों ने कहा कि हम एक कटेंगे, बटेंगे, जुटेंगे, जुटना चाहिए। बिल्कुल, क्या गलत है इसमें? क्या गलत है? आज वक्फ के नाम पर मुस्लिम एकजुट हो रहे हैं, पटना के उसी गांधी मैदान में हुए, तो वो गलत नहीं है। तो ये सनातनी वाले लोग गलत कैसे हो गए? कोई होगा ना, कोई तर्क होगा ना, कोई वाजिब तर्क होगा ना। आप बता सकते हैं ना इसको कि कैसे गलत हो गए। टोपी लगाने वाले गलत नहीं है, तिलक लगाने वाले कैसे गलत हो गए? और सबसे बड़ी बात ये कि इस देश के मूल विचारधारा क्या है? इस देश में कौन सा विचारधारा पला बड़ा? इस्लाम तो भारत का अपना नहीं है, ये तो आयातित विचार है भारत में। मानिए या मत मानिए, मैं खुल करके कहता हूँ, सनातन ही इस देश की मूल विचारधारा है। सनातन ही यहाँ प्रफुल्लित हुई है, पोषित हुई है। सनातन ने ही इस देश को सींचा है। अगर वास्तविक विचारधारा, मूल विचार की बात हो तो वो सनातन है, और सनातन को आप खारिज नहीं कर सकते। अगर सनातन का समारोह हो रहा है तो उसको कहेंगे कि नहीं, ये तो धार्मिक मामला हो गया, ये इस देश में नहीं चलेगा, ये देश को विभाजित करने की योजना है। और कोई तिलक लेकर के ये टोपी लगा करके पहुंच जा रहा है, कोई लाल किला पर अपने धर्म का झंडा फहराने का प्रयास कर रहा है। ये भी हुआ इस देश में किसान आंदोलन के दौरान, इस देश ने देखा है। क्या वो गलत नहीं है? क्या वे लोग गलत? कुछ नहीं है। और कम से कम ये लोग तो गलत नहीं है जो तिलक लगा करके अपने देश में अपने मूल विचार के साथ होना किस तरीके से गलत हो सकता है? पंडित नेहरू गलत थे क्या जो अपने धर्म को मानते थे? क्यों नहीं उन्होंने छोड़ दिया? महात्मा गांधी क्यों नहीं अपने धर्म को छोड़ दिया? इंदिरा गांधी ने अपने क्यों नहीं धर्म को छोड़ दिया? आप अगर बात करेंगे तो बात बहुत दूर तक जाएगी, और वहां तक पहुंचने के लिए
वैचारिक समृद्धि चाहिए जो आई नहीं है। जब तक वैचारिक समृद्धि नहीं आती है तब तक इस तरीके के मामले को तुल देना बंद कर देना चाहिए। जाति पर लोग आरोप लगाते हैं कि जाति सभी जातियों की बात करते हैं। कौन नई जाति की बात करता है? राहुल गांधी नई दलित की बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी नई अति पिछड़ों की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार भी पचपवनिया की बात करते हैं, सभी लोग करते हैं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट ने भले ही कह दिया है कि जाति सूचक शब्दों का, जाति का प्रयोग आप ये राजनीतिक सभाओं में नहीं करेंगे चुनाव के दौरान, लेकिन इसके बावजूद ये जाति सच है, राजनीति का यथार्थ है और पूरी तरीके से इस बात को मानने में कोई गुरेज नहीं है कि बिहार की राजनीति इस बार फिर से समीकरण के आधार पर होगा। विकास के भी मुद्दे होंगे। कई ऐसी जातियां हैं जो अपनी जाति व्यवस्था को तोड़ करके विचारधारा के आधार पर वोट करती है, लेकिन वैसी जातियां बिहार में मात्र 5% है। 95% वैसी जातियां हैं बिहार में, 95 या 90% वैसी जातियां हैं जो एक तरफा जाति के नफा नुकसान के आधार पर वोटिंग करती है। ठीक है प्रियदर्शी जी, जातियों को छोड़ दीजिए। बिल्कुल ठीक है। कुछ कहना चाह रहे हैं विमलेंदु जी? हाँ बोलिए। देखिए, बिहार की राजनीति को जैसे अभी प्रियदर्शी जी कह रहे हैं, निश्चित रूप से कुछ ऐसी बातें हैं जिस बातों को ये हमें सोचना होगा आज की तारीख में कि आखिर धर्म के जो आधार हैं उस पर जो है वह किस तरह से जो है वह आगे बढ़ा जाए। अभी कह भी रहे थे और ये चर्चा का विषय भी है, अगर मान लीजिए धर्मेंद्र शास्त्री जी हिंदू धर्म सनातन धर्म के धर्म गुरु हैं और वो अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो यह कहीं से गलत नहीं है। वो सारे हिंदुओं को अगर एकत्रित होने के लिए कह रहे हैं वो अपने धर्म में, तो कोई गलत बात नहीं है। उसी तरह से इस्लामिक धर्म गुरु भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे संगठन हैं, इस्लामी के उलेमा हैं जो आगे आकर अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। गलत कहाँ होता है? गलत तब होता है जब कोई इस्लामिक जो है वह कोई इस्लामिक जो संगठन है वह यह आकर कहे कि 2047 में भारत को हम इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे, तो गलत है। अगर कोई धर्म गुरु ये कहता है कि हम जो है वह भारत को, क्योंकि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में धर्मनिरपेक्षता जो शब्द है वह महत्वपूर्ण विषय है और उस पर ही पूरा का पूरा भारत का जो टिका हुआ है, भारत का पूरा अस्तित्व, वो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ही भारत की आत्मा है और भारत का जो है ग्रंथ है, भारत की गीता है, भारत का कुरान है। यह बात हमें समझना होगा। और यहां तक कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी कहा था कि आप जिस धर्म में जन्म लिए हैं, जिस धर्म में आपकी आस्था है, उसका आप आचार प्रचार प्रसार आप कीजिए। ये कहीं से भी कोई गलत बात नहीं है, लेकिन गलत तब होता है जब आप जिस धर्म में नहीं हैं, अब मैं हिंदू धर्म में जन्म लिया हूं, मैं हिंदू हूं, तो मैं अब इस्लाम के जो उलेमा है, इस्लाम के जो धर्म की जो तरीके हैं, मैं उसके ऊपर जाकर उंगली उठाऊं, मैं उसको प्रायोजित करूं, मैं उसको जो है वह इन्फ्लुएंस करूं, और तो उसके बाद जो है वह चर्चाएं आगे बढ़ती हैं कि यह राजनीतिक रोटी सेकने के लिए किया जा रहा है। खासकर ऐसे लोग जो कि राजनीतिक जो है वह हैं। अब कोई अगर मंच साझा किया जाए नेताओं के द्वारा, लगातार अगर मंच से साझा किया जाए, किसी एक धर्म को ये कहा जाए, उसे उद्वेलित किया जाए, सरकार के खिलाफ उसे किया जाए, तो वह गलत प्रतीत होता है और लोकतंत्र में उसी को गलत कहा जाएगा। यहां जो है बिहार में जहां तक बात जातियों की होती है, क्या इस्लाम में धर्म जो है वह जातियां नहीं है? उसमें भी जातियां हैं, वो भी उनको एकत्रित करने की बात करते हैं। उसी तरह हिंदू में भी जो जातियां हैं उन सबको एकत्रित करने की वो बात करते हैं। जाति व्यवस्था भारत से खत्म होनी चाहिए, यह बात जो है वह आती है और उसका हम लोग समर्थन भी करते हैं, क्योंकि भारत के विकास में राजनीति में जाति व्यवस्था लाना ठीक नहीं है। धर्म के चश्मे में आप जो आपकी जो जातियां हैं, जो धर्म ग्रंथ हैं, उसमें जो जातियां निर्धारित हैं वो निर्धारित है, वो तो अनवरत चलता रहेगा, ये कभी समाप्त नहीं होगा। लेकिन हम अपने आचरण विचार में इसे समाप्त कर सकते हैं, राजनीति में इसे ना लाएं। राजनीति से कृपया कर धर्म के चश्मे को अलग करें, यही मेरा कहना है। हाँ, मनोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। अभी विमलेंदु जी बोल रहे थे कि इसको धर्म को राजनीति में ना लाया जाए, लेकिन जिस वक्त चुनाव होता है उसके जस्ट पहले पूरे हिंदू को पोलराइज करने के लिए भाजपा जरूर कोई एक ऐसे गुरु को लाती है ताकि पोलराइज कर दे। हम इस बात को अच्छी तरह से मानते हैं कि धर्म एक मेथड है, एक रास्ता है
स्पिरिचुअलिटी यानी अध्यात्म तक पहुंचने का, तो अपने अपने रास्ता अलग अलग है। और जब आदमी अध्यात्म तक पहुंच जाता है वो किसी एक मिनट लेट मी I did not disturb you. You don't disturb, please. You put your thought. आपने अपने विचार को रखा, मुझको अपना विचार रखने दीजिए। आपने अपना विचार रखा, मुझको अपना विचार रखने दीजिए। प्लीज प्लीज विमलेंदु जी 1 मिनट रुकिए, सबको समय दिया मैंने सर, प्लीज ऐसे नहीं करिए। आपने अपना विचार रखा, मुझको अपना विचार रखने दीजिए। जो मैं देख रहा हूँ आप अलग देख रहे हैं, मैं अलग देख रहा हूँ। मैं एकदम प्रैक्टिकल चीजें देख रहा हूँ। धर्म से कोई आपत्ति नहीं है, प्लीज। लेकिन राजनीति में धर्म घुसना चाहिए। धर्म मतलब शुद्धिकरण होना चाहिए राजनीति में, लेकिन धर्म पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे मुझको कोई अध्यात्म नहीं देखा, मुझको यहाँ पे धर्म के नाम पे कोई एकजुटता नहीं दिखी और राजनीतिक एकजुटता दिखी मुझको। धर्म से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। धर्म के नाम पे सारे शास्त्रों का मैंने अध्ययन किया है। धर्म बहुत बड़ी चीज है, एक ही बात करता है, एकम सत्य द्वितीय नास्ति किंचन। एक ही सत्य है, दूसरा नहीं। एक ही ब्रह्म, दूसरा नहीं है। मनोज जी, हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि हमारे पूरे देश में, जैसे प्रियदर्शी जी भी कह रहे थे, हर जगह हर स्टेट के इलेक्शन में, यहाँ तक कि देश में भी जब चुनाव होते हैं तो आप देखिए कि क्या काम करता है। मैंने शुरू में कह दिया जातिगत समीकरण तो है, धर्म के नाम पर तो बात होती है, सब अपनी अपनी चीजों को लेके बात रखते हैं। कौन ऐसा व्यक्ति जो नहीं रखता? हमने कोई पहला इलेक्शन थोड़ी देख रहे हैं हम बिहार का, हम कितने इलेक्शंस ऐसे देख चुके और हर स्टेट के देख चुके हैं। इसीलिए प्रशांत जी घूम घूम के कह रहे हैं कि आप धर्म के नाम पर वोट दिए, मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट दिए, वो सब बन रहा है। जाति के नाम पर वोट दिए, आपकी जाति का नेता हवाई जहाज में उड़ रहा है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? हम लोग बस मुद्दों की बात कर रहे हैं, जो बिहार के रियल स्थिति है उसकी बात कर रहे हैं। हम लोग कभी कम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हम लोग सबको अपना रहे हैं। हमारे पार्टी में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, हर जात के लोग हैं। वहां पे कभी जातिवाद, यही बात है ना सर, यही बीजेपी भी कहती है हम सबका सादर सम्मान करते हैं, जेडीयू भी कह रही है हम सम्मान करते हैं, कांग्रेस भी कहती है हम सबको मानते हैं, आरजेडी भी कहती है, और अंततः आके लड़ाई हो जाती है सनातन और जातिवाद पर। अरे जब वो सही कहते थे कथावाचक के साथ जो घटना घटी है उसमें अपनी आवाज क्यों नहीं उठाया? ठीक है, कैसे नहीं होना चाहिए? रुकिए 1 मिनट रुकिए, जावेद जी अपनी बात रखिएगा जल्दी से प्लीज। देखिए कई सारे लोग समय मांग रहे हैं, प्लीज। उसमें आवाज नहीं उठती है। आप लोगों को बस वोट लेना है तो दलितों की कटा कर दो, गरीबों की कटा कर दो, मंच बैठा दो, सब कुछ कर दो। जब असली बात होती है ठीक है मनोज जी प्लीज 1 मिनट, अब आप मत बोलिए, दूसरे के समय पे रुक जाइए। हाँ जावेद जी बोलिए जल्दी से। राखी जी देखिए, अभी आपकी डिबेट का एक सार मुझे समझ में आ रहा है। मैं तो जेडीयू को लेकर के बोलूंगा, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन इस तरह से उनके गले की हड्डी बन चुका है, ना उगलने हो रहा है ना निगलने हो रहा है। एक तरफ ये कहते हैं कि राजनीति में सुनिए ना, अगर आप बिहार में, अरे क्यों फिर ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन करके बैठे हो जिसके साथ आपकी विचारधारा नहीं मिलती? क्यों आप समझौता करके बैठे हो अपनी राजनीति को, उस राजनीति को जो आपकी विचारधारा है? अरे मतलब आप वहां बैठना चाहते हो, इसके लिए ऐसी विचारधारा के साथ आप बैठ गए हैं जो भारत की एकता और अखंडता को खंडित कर रहे हैं, जो लगातार देश की जनता को डरा रहे हैं, जो 80-20 की बात कर रहे हैं। यहाँ बैठ के भाजपा का प्रवक्ता कहता है कि हिंदू खतरे में है। अरे भैया 11 साल से आपकी सरकार है, कैसे हिंदू खतरे में? क्यों भी विमलेंदु जी आप खतरे में हो क्या? आप तो इनके सहयोगी हो, बताओ हिंदू कैसे खतरे में है? आपको डर लगता है क्या? मोदी जी की सरकार में, आपको डर लग रहा है क्या? कोई कहाँ खतरे में है? गौरव जी अपनी बात रखिएगा जल्दी से, समय हो रहा है। ठीक है, मेरी बात सीधी सी बात है, आपके लिए ये गले की हड्डी बन चुका है, सर 1 मिनट, गले की हड्डी बन चुका है। हम में से कोई कहीं खतरे में नहीं है, प्लीज जावेद जी 1 मिनट, जावेद जी रुकिए, कहीं कोई खतरे में नहीं है सर, हम सब लोग सेफ हैं, हम सब लोग सेफ है सर, हम लोग जितने लोग बैठे कोई कहीं खतरे में नहीं है। वो तो राजनीतिक रूप से खतरे में आ जाते हैं, हम सब लोग राजनीतिक रूप से आते हैं सर, वैसे तो सब सेफ है। देश के प्रधानमंत्री चुनाव के समय खड़े होकर के आते हैं। गौरव जी को अपनी बात रखने दीजिए, गौरव जी बोलिए। अरे पूरी चर्चा में विमलेंदु जी और जावेद जी बोलेंगे क्या? रुकिए ना प्लीज, मुझे म्यूट कराना पड़ेगा, मत करिए ना, थोड़ा सा समय बचा है प्लीज। गौरव जी प्लीज बोलिए। राखी जी अपनी सुटेबिलिटी के आधार पर यहाँ प्रवक्ता महोदय अपनी अपनी बात कर रहे हैं। मनोज जी एक नए नवेले पार्टी के प्रवक्ता हैं और उनकी पार्टी के मुखिया, कोई ऐसा देश में दल नहीं है
जिसके लिए अपनी दुकान खोल करके न रखे हो। सबसे कुछ न कुछ प्राप्त किया और जब सब सबसे प्राप्त पहले कर लिया, आपके दल में गए थे, तो झोली भर गई तो बिहार के जमीन पर चले गए जनता को ठगने के लिए। और ये राजनीति का पाठ सिखा रहे हैं कि धर्म ऐसा होता है, धर्म वैसा होता है। कांग्रेस पार्टी जिसने पूरे देश में रक्तपात कराया, सिखों का नरसंहार कराया, चित्पावनी ब्राह्मणों का नरसंहार कराया, कश्मीर से ब्राह्मणों का पलायन कराया, नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी फैलाई, नक्सलवाद को फैलाया, वो बैठ के प्रवचन दे रहे हैं, वो बैठ के प्रवचन दे रहे हैं। यहाँ पर 70 सीट पर लड़ करके 20 में समेट दिया था बिहार की जनता ने, और यहाँ बैठ करके लंबे लंबे भाषण दे रहे हैं। बिहार की जनता ने नीतीश जी के ऊपर अपना विश्वास जताया है और उन्हीं के ऊपर अपना विश्वास जताने जा रही है। आप लोगों के चीखने चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिहार की जनता पुनः फिर एनडीए गठबंधन को प्रचंड बहुमत के साथ ले आएगी और सरकार बनाएगी। प्रियदर्शी जी कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखिएगा। ठीक है सर, देखिए सभी को समय दिया है, प्लीज रुक जाइए। वो सपना भी काफूर हो जाएगा। प्रियदर्शी जी, हाँ संजय जी एक सेकंड रुके। प्रियदर्शी जी जल्दी से अपनी बात रखिए, उसके बाद संजय जी बोलेंगे। कूड़े में डाल दिया। ठीक है, जब गौरव जी जावेद जी प्लीज। इस बिल को हम फाड़ देंगे, बिल को फाड़ के कूड़ेदान में डाल देंगे। तब आपके मुंह में जबान नहीं थी, तब क्यों नहीं बोला आपने? ठीक है गौरव जी, इस तरह से संविधान के विरुद्ध आप बोल नहीं सकते। ठीक है गौरव जी प्लीज। हाँ प्रियदर्शी जी, एक मिनट में बोल लेता हूँ। दो चीजें मैं कहना चाहता हूँ। सिर्फ एक, प्रशांत किशोर जी की पार्टी अगर धर्मनिरपेक्ष पार्टी है वाकई में, तो उन्होंने क्यों ऐसा कहा है? प्रशांत किशोर का स्टेटमेंट है कि हम मुसलमानों को सबसे ज्यादा सीट देंगे, शायद 43। दूसरे केजरीवाल है ये, दूसरे केजरीवाल ठगने पहुंच गए बिहार में। दूसरा मैं जावेद जी को कह रहा हूं, केजरीवाल अपना अंतर तो समझिए, घोटाला करेगा। दूसरा जावेद जी को कहना चाहूंगा, जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार को कहा कि उनकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस से मिल अपना जन्म समाज भेज दीजिए, हम भविष्य बता देंगे आपको। गौरव जी और मनोज जी प्लीज बात रखने दीजिए सर, अच्छी बात नहीं है ऐसे। भविष्यवक्ता मत बनिए, प्रवक्ता रहिए। आप अपना ठेका लीजिए, सबका ठेका मत लीजिए। आप वही तो बोल रहे हैं, आप अपना ठेका लीजिए ना। चलिए संजय जी अपनी बात रखिएगा, समय की सीमा है। मनोज जी प्लीज बस। हाँ संजय जी। राखी जी, बिहार में 2 गठबंधन की चुनाव होने जा रहा है, एनडीए और इंडिया के महागठबंधन के बीच। जनसुराज मेहनत कर रहे हैं, पूरी पार्टी को अपना देखा करने का। जहाँ तक बिहार मतदाताओं का भी रुझान है राखी जी, इस बार तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनने के पक्ष, और ये जो मतदाता का पुनरीक्षण का अभियान बीजेपी ने छेड़ा, इसका भी नुकसान भाजपा को ही होने जा रहा है। क्योंकि बिहार के तमाम जो गरीब गुरबा है, दूसरे दलित मतदाता हैं, उनको यह आशंका घर कर गया। महाराष्ट्र में वोट को बढ़ा करके सरकार बनाया बीजेपी वालों ने, बिहार में वोट को घटा कर बनाने की दिशा में बीजेपी वाले बढ़ रहे हैं, एनडीए वाले बढ़ रहे हैं। तो बिहार के मतदाता बहुत सजग है। कम पढ़ा लिखा मूर्ख मतदाता भी जो है ना बिहार का, राखी जी, तो बड़ा राजनीतिक रूप से बड़ा समझदार मतदाता होते हैं। तो इस बार पूरी तरह तेजस्वी यादव के पक्ष में आंधी चल रही है। यही वजह है कि एनडीए वाले घबरा करके अपना जो है मतलब धार्मिक एजेंडा चला, कोई दिक्कत नहीं, अपना एक एजेंडा है, मैं उस पर नहीं जाता हूँ। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी का जो एजेंडा है, जो 17 कार्यकाल में डिप्टी सीएम उसने बिहार के 5 लाख नौजवानों को नौकरी दिया, उस नौकरी समाज के सभी वर्ग के लोगों को नौकरी मिली, समाज के सभी धर्म के लोगों को नौकरी मिली। और हमारा जो विजन है आरजेडी का, इंडिया महागठबंधन की तरफ से सीएम जो चेहरा तेजस्वी, उनका तो क्लियर। चलिए देखिए, मैं चुनाव, रोजगार, पढ़ाई लिखाई, दवाई, कानूनी कार्रवाई, सर वो तो मुझे लगता है संजय जी ये सब सारे नतीजे बताएंगे हमें कि जनता ने आखिर किस आधार पर वोट दिया है। फिलहाल तो जो मुझे आधार दिख रहे हैं वो M/, वोट बैंक भी दिखते हैं, मुझे सनातन भी दिख रहा है, मुझे धर्म भी दिख रहा है, मुझे बहुत सारी चीजें दिख रही है, मुझे जाति भी दिख रही है। तो अब ये जनता का निर्णय होगा ना, जब नंबर ऑफ सीट्स आएंगी कि किसके खाते में कितना गया, तब आकलन करेंगे कि आखिर कौन सा फैक्टर चला। फिलहाल समय बहुत हो गया, मुझे इस चर्चा को रोकना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सनातन का
सहारा, जाति से किनारा, देखिए कहा तो नहीं जा सकता पर हो भी सकता है, क्योंकि सनातन की जो होड़ और लगातार जिस तरीके से एक करने की बात हो रही है वो अलग ही रंग दिखता है बिहार में। जातिगत समीकरण शुरू से प्रभावी रहे हैं। तीसरी बात यह भी है कि जिस तरीके से छोड़ना नहीं चाहते किसी भी मुद्दे को, चाहे धर्म के नाम पर हो, चाहे सनातन के नाम पर हो, चाहे आप मुद्दों पे चले जाइए, हर तरह से हर दल लगा हुआ है कि कैसे अपनी पकड़ को मजबूत किया जाए। और इस बार वाकई में बिहार का जो इलेक्शन है वो बेहद दिलचस्प और कांटे का होता हुआ दिखाई दे रहा है। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।